दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। दरअसल मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अहलेदादपुर, और इसी अहलेदादपुर गांव का रहने वाला है 35 वर्षीय बीरपाल सिंह, जो खेती किसानी का तो काम करता है। जब भी बीच में उसे समय मिलता है तो वो मेहनत मजदूरी का भी काम कर लेता है, क्योंकि बीरपाल का परिवार मध्यम वर्गीय का रहने वाला है। बीरपाल के परिवार में उसकी पत्नी 32 वर्षीय सुनीता के अलावा टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, जिन बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रहा था। बीरपाल जो देखने में था तो सीधा साधा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी लत थी। हर शाम को शराब जरूर पीता था, क्योंकि शराब पिए बगैर उसे नींद ही नहीं आती थी। हालांकि जब वो शराब पीता था उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सुनीता अपने पति के साथ झगड़े तकरार भी करती थी। बात कर रहा हूं मैं 12 अक्टूबर 2025 की रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास, जब बीरपाल घर पे खाना खा लेता है। धान की फसल की रखवाली करने के लिए रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास अपने खेतों में चला जाता है, क्योंकि वहीं पर उसने एक मचान बना रखा था जिसमें एक खाट थी। उसी खाट पे वो पूरी रात खेत में रहता था और अपने फसलों की रखवाली करता था, क्योंकि रात के वक्त नीलगाय या फिर कई तरह के जानवर आते थे जो आकर के फसलों के नुकसान करके चले जाते थे। हालांकि फसलों की रखवाली केवल बीरपाल ही नहीं करता था, बल्कि उसके गांव के और भी कई सारे किसान थे जो खेतों में जाकर अपने खेतों की रखवाली करते थे। 12 अक्टूबर 2025 को रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास जब अपने खेतों की रखवाली करने के लिए जाता है और जब सुबह होती है अगले दिन 13 अक्टूबर 2025 को, हर रोज की तरह जब सुबह 6 से 7 बजे तक घर वापस नहीं आता है, तो इधर बीरपाल की पत्नी सुनीता एकदम परेशान हो जाती है। दरअसल सुनीता सोचने लगती है कि इतनी सुबह उसके पति न जाने कहाँ चले गए। इधर बाकी सारे किसान जब अपने खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि बीरपाल अभी भी खाट पे ही सो रहा था। देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि सुबह का करीब लगभग 8 बज चुका है, सूर्योदय भी हो चुका है, रोशनी भी काफ़ी तेज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बीरपाल गहरी नींद में सो रहा है। एक किसान जब जाकर बीरपाल को जगाने की कोशिश करता है तो बीरपाल कोई जवाब ही नहीं देता है। जब पास पहुंचकर उसके बॉडी को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है तो मालूम चलता है कि बीरपाल के शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही है। देखने से साफ ऐसा लग रहा था कि शायद बीरपाल की मौत हो चुकी है। वो व्यक्ति जब पूरी कोशिश करता है बीरपाल को उठाने के, जब बीरपाल नहीं उठता है तो कुछ किसानों को और भी वहां पर बुलाता है। वे भी किसान जब बीरपाल को जाकर के चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि वाकई में बीरपाल की मौत हो चुकी है। जैसे ही मौत की पुष्टि हो जाती है, धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और जब इस बात की जानकारी बीरपाल की पत्नी सुनीता को मालूम चलता है, सुनीता अपने तमाम बच्चों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखकर फूट फूट करके रोने लगती है। रोते हुए मात्र एक ही शब्द कहती है कि अब मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इधर सुनीता जब रोती है उसके साथ साथ उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। खास करके बच्चियां जब रोने लगती है, गांव के जो भी महिलाएं होती हैं इस पूरे परिवार को जब रोते हुए देखते हैं तो देख करके सबकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कैसे भी करके महिलाएं सुनीता और उसके बच्चों को संभालने की कोशिश करती हैं। हालांकि सब लोग ये मान करके चल रहे थे कि शायद बीरपाल की नॉर्मल मौत हुई थी, लेकिन बीरपाल का बड़ा भाई कुंवरपाल जब वहाँ पे पहुँचता है और कुंवरपाल जब अपने भाई की डेड बॉडी को गहराई से देखता है तो मालूम चलता है कि बीरपाल के गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है, जिसे देख करके कुंवरपाल को लगता है कि शायद उसके भाई की हत्या की गई है। इसीलिए वो पुलिस को खबर देने की बात कहता है। लेकिन पुलिस की बात सुनते ही बीरपाल की पत्नी सुनीता एकदम से परेशान हो जाती है और अपने जेठ को समझाते हुए कहती है कि नहीं, आप थाने में खबर मत दीजिए, क्योंकि पुलिस आएगी, मेरे पति की डेड बॉडी को ले जाएगी और फिर उसे ले जा करके चीर-फाड़ देगी, जिसकी वजह से मेरे पति का डेड बॉडी एकदम से बेकार हो जाएगा। दरअसल मेरे पति शराब पीने के आदी थे, ज़्यादा शराब पीने की वजह से ही शायद उनकी मौत हो गई है। लेकिन कुंवरपाल अपने भाई बीरपाल की पत्नी सुनीता की बात नहीं मानते और आखिरकार सीधे इसी बिलारी थाने में चले जाते हैं और जाकर के पुलिस को खबर कर देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब बीरपाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम को भेजने के लिए कोशिश करती है तो वहां भी बीरपाल की पत्नी सुनीता हंगामा खड़ा कर देती है। दरअसल सुनीता पुलिस वालों से बार बार एक ही बात कहती है कि मैं बीरपाल की पत्नी हूं और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे पति की डेड बॉडी के साथ कोई छेड़खानी की जाए। मुझे मालूम है मेरे पति शराब के आदी थे, रात में काफ़ी मात्रा में शराब पी लिए होंगे, जिसकी वजह से शायद उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन पुलिस सुनीता की भी बात नहीं मानती है और आखिरकार डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आखिरकार उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है।
दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ क्लियर हो जाता है कि बीरपाल की नॉर्मल मौत नहीं हुई थी, न ही उसकी अधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से मौत हुई थी, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। हत्या की जब पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और फिर बीरपाल के बड़े भाई कुंवर पाल के ही तहरी पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पर सवाल यह था कि बीरपाल जो कि मध्यम परिवार का रहने वाला था, उसका किसी के साथ कोई झगड़े तकरार भी नहीं था। जब वो खेत की रखवाली करने के लिए गया था तो फिर उसके खेत में किसने जाकर के उसकी गला दबा करके हत्या कर दिया था, या फिर उसकी हत्या करने के पीछे की उसकी मकसद क्या होगी। कई तरह के सवाल पुलिस के सामने खड़े तो थे, लेकिन पुलिस के सामने कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो कहीं ना कहीं बार बार पुलिस के दिमाग में एक ही बात ठनकने लगता है कि जब पुलिस बीरपाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने की कोशिश कर रही थी तो आखिरकार बीरपाल की पत्नी सुनीता इससे इनकार क्यों कर रही थी। दरअसल पुलिस को कहीं ना कहीं सुनीता को लेकर के शक हो जाती है, लेकिन पुलिस शक के आधार पर न तो सुनीता को गिरफ्तार कर सकती थी और न ही उसे पूछताछ कर सकती थी। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और सुनीता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस जब अपनी टीम के साथ इसी अहलेदादपुर गांव में जाती है और जा करके जब कुछ लोगों से सुनीता के बारे में पूछताछ करती है तो 1 से 2 व्यक्ति पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब बातें कितनी सत्य है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उड़ती हुई यह खबर मिला है कि दरअसल इसी गाँव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है आशीष उर्फ अंशुराज, जिसका बीरपाल की पत्नी सुनीता के साथ अफेयर चल रहा था। दरअसल 12 अक्टूबर 2025 को शाम के वक्त ही बीरपाल खेत में अपनी पत्नी और अंशुराज को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लिया था और फिर खेत में ही बीरपाल ने अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार किया था। लेकिन वाकई में अंशु का उसकी पत्नी सुनीता के साथ अफेयर चल रहा था या फिर नहीं चल रहा था, इसकी पुख्ता जानकारी तो बीरपाल को ही मालूम था। खैर, पड़ोसी जब इस तरह का बातें पुलिस वालों से कहते हैं, इस केस में दूसरा नाम अब पड़ोस का रहने वाला अंशु का नाम आता है, जिसकी उम्र है करीब 20 साल के आसपास। पुलिस को जैसे ही अंशु का नाम सामने आ जाता है उसके बाद से पुलिस अब सुनीता के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि वाकई में सुनीता पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार अंशु से बातचीत करते आ रही थी। पुलिस को जब ये डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब अगले दिन ही 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस अब बीरपाल की पत्नी सुनीता और उसके पड़ोस का रहने वाला अंशु, इन दोनों को लेकर थाने में पहुंच जाती है और जब इन दोनों से बीरपाल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो ये दोनों पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब इन दोनों को अलग अलग बिठा करके मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार सुनीता ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सामने नहीं टिक पाती है और मजबूर होकर के अपनी सच्चाई नहीं कबूल करती है, बल्कि पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की नॉर्मल मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमने ही किया है। पर सुनीता जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद गाँव के हर व्यक्ति का सर शर्म के मारे झुक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 महीने पहले। जो पड़ोस का रहने वाला अंशु है, दरअसल अंशु इस गांव अहलेदादपुर में जो अपने परिवार के साथ रहता है, वो अहलेदादपुर गांव उसके मामा का गांव पड़ता है। दरअसल उसके पिता बहुत साल पहले ही अपने ससुराल में आकर बस चुके थे और अंशु अपने मामा के गांव में ही पैदा हुआ था, जिस वजह से अंशु को इस गांव में मैक्सिमम जो लोग रिश्तेदार होते हैं या तो मामा मामी होते हैं या फिर नाना नानी होते हैं। जो पड़ोस के रहने वाली सुनीता थी, दरअसल सुनीता भी अंशु का रिश्ते में नानी लगती थी। सुनीता के भले टोटल 5 बच्चे हो चुके थे, जिसमें 4 बेटियां थी और 1 बेटा, लेकिन फिर भी उसके शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 5 बच्चों की अम्मा है। इधर जो अंशु था, दरअसल अंशु के मामा का नाम है भूप सिंह, जो कि अपने इलाके के प्रधान है। इसी प्रधानी की वजह से अंशु के भी हौसला बढ़ जाते हैं और अंशु का अपने ही गांव के कई सारी लड़कियों के साथ में वो छेड़खानी करता है, कई बार पकड़े भी जाता है। लेकिन जितनी बार भी जब पकड़ा जाता है, मामला जब पुलिस तक पहुंचती है तो अंशु का मामा यही भूप सिंह ही थाने में जाकर के केस का रफा दफा करा देता है, जिसकी वजह से अंशु का आए दिन हौसला बढ़ते ही चला जाता है। हालांकि कई बार अंशु के परिवार वालों को मुआवजा भी देना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके अंशु की आदतों में कोई बदलाव नहीं होती है। हद तो तब हो जाती है जब घटना से 4 महीने पहले जब बीरपाल की पत्नी सुनीता अपने खेतों पे काम करने के लिए जाती है, तो जहाँ पे सुनीता का खेत होता है जस्ट उसके बगल में ही इधर अंशु की भी अपनी ज़मीन होती है, जिस पे उसके परिवार वाले खेती कर रहे थे। खेत में जब अकेले में सुनीता से अंशु की मुलाकात होती है
चूँकि अंशु सुनीता को नानी कह करके बुलाता था, इस रिश्ते के ही आड़ में नानी से अपनी कुछ ऐसी बातें कहता है जिसे सुन करके सुनीता को समझने में ही देर नहीं लगती है कि अंशु उसे चाहता क्या है। दरअसल सुनीता को पहले से तो ये मालूम था ही कि अंशु एक नंबर का बिगड़ेल लड़का है, कई सारी लड़कियों की वो ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। लेकिन जैसे ही वो सुनीता को ये लगता है कि अंशु उसके तरफ ही आकर्षित हो रहा है, सुनीता भी अपने आप को नहीं रोकती है, क्योंकि सुनीता का भी अपने पति से मन भर चुका था। क्योंकि जैसा वो खुशी अपने पति से चाहती थी, शायद वीरपाल अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सुनीता अपने आप को नहीं रोकती। और जैसे ही अंशु से मीठी बातें कहता है, सुनीता भी अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल देती है। नतीजा ये होता है कि आखिरकार अंशु का सुनीता के साथ में अफेयर शुरू हो जाती है। एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन मुलाकात करने के लिए आखिरकार सुनीता अब एक नया तरकीब बना लेती है। दरअसल सुनीता, जो उसका पति वीरपाल पहले से शराब जो पी रहा था, उसे झगड़े तकरार करती थी। लेकिन जब सुनीता का अंशु के साथ में अफेयर शुरू हो जाता है, उसके बाद से सुनीता अब अंशु से मुलाकात करने के लिए एक तरकीब बनाती है। और इसी तरकीब के अकॉर्डिंग अब जानबूझ करके हर रोज़ शाम के वक्त अपने पति को शराब पिला देती है, ताकि जब वो खेत पर फसलों की रखवाली करने के लिए जाए तो जाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। दरअसल उसके बाद से जब इधर रात के खाना वाना खा करके वीरपाल अपने खेत पर सोने के लिए जाता है, तो खुद सुनीता ही अपने पति को शराब दे देती है। वो शराब लेकर के वीरपाल अपने खेत पर चला जाता है और वहाँ पे शराब पी करके जब सोने के लिए जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, जिसकी वजह से घर पे सुनीता को बढ़िया मौका मिल जाती है। और फिर सुनीता पड़ोस के रहने वाले अंशु को अपने घर पर बुला लेती है और फिर घर के अंदर ही मज़े से मुलाकात कर लेते हैं। यह सिलसिला पिछले लगभग 2 महीनों से चल रहा था। लेकिन 2 महीनों के बाद आखिरकार हर बार की तरह एक दिन जब सुनीता रात्रि के वक्त अंशु को अपने घर पे बुलाती है, इधर रात्रि के वक्त जो उसका पति वीरपाल खेत पर फसलों की रखवाली कर रहा था, आधी रात को ही उसकी नींद खुल जाती है और शायद उसे किसी काम की ज़रूरत पड़ जाता है। उसी वक्त ही आधी रात को अपने घर पे पहुंच जाता है और अचानक जब अपने घर पे पहुंचता है तो घर के अंदर अपनी पत्नी को अंशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से अंशु तो भाग जाता है, लेकिन वीरपाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। हालांकि जब पिटाई करता है उसके बाद से सुनीता भी अपने पति के पैर पकड़ लेती है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, बस पहली गलती समझ करके मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि आज के बाद से ना तो मैं कभी अंशु से बातचीत करूंगी और ना ही कभी मुलाकात करने की कोशिश करूंगी। चूँकि इधर वीरपाल भी अपने तमाम बच्चों को लेकर के मजबूर था, ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना जरूर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुनीता का अंशु से मुलाकात करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सुनीता और अंशु जो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि आखिरकार एक साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे। लेकिन वीरपाल जब अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, इस वजह से दोनों चाह करके भी एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं कर पाते हैं और फिर यूं ही समय गुजरने लगता है। आखिरकार 12 अक्टूबर 2025 को जब दिन में इधर वीरपाल अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है, तो अपने साथ पत्नी सुनीता को भी लेकर के जाता है। पति और पत्नी मिलकर दोनों खेत पर काम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त ही वीरपाल को फिर से कोई काम की ज़रूरत पड़ जाती है। वापस अपने घर चलाता है और घर पे आने के 1 घंटे के बाद वापस जब फिर से खेत पे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खेत में ही अपने प्रेमी अंशु से बातचीत कर रही है। जैसे ही दोनों के एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखता है, देखकर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि खेत में पहुंचने के बाद वीरपाल खेत में ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। चूँकि आसपास में और भी कई सारे किसान मजदूर काम कर रहे थे, पिटते हुए जब देखते हैं तो वे लगाकर सुनीता को बचा तो लेते हैं, लेकिन वे लोग जब ये सवाल करते हैं कि आखिरकार अपनी पत्नी की पिटाई क्यों कर रहा है, तो वीरपाल अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे हकीकत बातें भी नहीं बता पाता है। अपनी पत्नी की पिटाई तो कर देता है, लेकिन इस बार जब सुनीता की पिटाई करता है, सुनीता जब वापस अपने घर पे आती है तो वह अपने पति से एकदम नफरत कर बैठती है। दरअसल उसी वक्त ही सुनीता फैसला कर लेती है कि अब वो अपने पति को नहीं झेल सकती है। दरअसल उसी दिन ही शाम के वक्त कैसे भी करके अंशु से मुलाकात करती है और जाकर उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है, या तो तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, या मैं खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। अब तुम्हारे पास चॉइस है, बताओ क्या तुम्हें चाहिए। चूँकि अंशु भी अपनी नानी सुनीता के बगैर नहीं रह सकता था, इसीलिए अंशु भी मजबूर होकर के सुनीता से वादा कर लेता है कि ठीक है, आज ही मैं वीरपाल का काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद से दोनों प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत रात्रि के वक्त जब वीरपाल हर रोज़ की तरह खाना वाना खाकर अपने खेत में चला जाता है फसलों की रखवाली करने के लिए, तो आखिरकार आधी रात को खुद अंशु उस खेत में पहुंच जाता है जहां पे खाट पर इधर वीरपाल गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही जाकर के अंशु वीरपाल का गला दबाने लगता है, लेकिन उसी वक्त ही
बीरपाल की आँख खुल जाती है और फिर अंशु को पहचान जाता है। लेकिन जैसे ही पहचान जाता है उसके बाद अंशु को अब डर सताने लगता है कि अगर उसने अब बीरपाल को नहीं मारा तो फिर वह बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसीलिए अब जोर ज़बरदस्ती बीरपाल के साथ करने लगता है। चूँकि उस वक्त रात्रि में आसपास के भी खेत में कोई किसान मौजूद नहीं थे। लगभग आधे घंटे तक बीरपाल के साथ मुशक्कत करता है और आखिरकार आधे घंटे के बाद बीरपाल की गला दबाकर हत्या कर देता है। बीरपाल की जब मौत हो जाती है उसके बाद से बीरपाल की डेड बॉडी को खाट पे ही छोड़ देता है। उसके बाद से अंशु अपने घर नहीं जाता है बल्कि उसी रात को ही सीधे सुनीता के घर पे आता है और आकर के ये खुशखबरी जब सुनीता को देता है तो सुनकर सुनीता खुशी नहीं होती है बल्कि खुशी के मारे अंशु को उसे अपने घर वापस नहीं भेजती है बल्कि सीधे अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर इस खुशी पे दोनों जश्न भी मनाते हैं। सुबह के लगभग 4 बजे तक जब दोनों की हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से सुबह के 4 बजे के आसपास सुनीता अंशु को उसके घर भेज देती है और फिर उसके बाद से वो इंतज़ार करने लगती है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आखिरकार शोर शराबा होगा ही। और जैसे ही 8 बजे के आसपास गाँव का एक किसान जब खेत में जाता है और जाकर के बीरपाल को जब जगाने की कोशिश करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि वाकई में बीरपाल की मौत हो चुकी है। जिसके बाद से अब आखिरकार सुनीता अपना नाटक करना शुरू कर देती है और नाटकीय अंदाज में अपने सारे बच्चों को लेकर के खेत में पहुंच जाती है और फिर अपने पति की डेड बॉडी को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है ताकि किसी को देख करके ये ना लगे कि बीरपाल की हत्या करने में खुद उसकी पत्नी का ही हाथ है। नाटक बेहतर तरीके से करती है लेकिन बीरपाल का बड़ा भाई कुंवरपाल जब वहाँ पर पहुँचता है और अपने भाई की डेड बॉडी को जब देखता है तो कुंवरपाल को लगता है कि शायद उसके भाई की गला दबा करके हत्या की गई है। इसीलिए वो पुलिस को खबर देने की जब बात कहता है तो ये सुनकर के सुनीता एकदम से डर जाती है। दरअसल सुनीता को डर सताने लगता है कि अगर ये मामला पुलिस तक पहुंच गया तो शायद हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए सुनीता अपनी भरपूर कोशिश करती है कि उसके पति की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम ना की जाए और ना ही ये बात पुलिस तक पहुँचे। लेकिन ना चाहते हुए भी आखिरकार कुंवरपाल थाने में चले जाते हैं और जाकर के ये सारी बातें पुलिस को बता देते हैं। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद सब पुलिस अब सुनीता के हितेरीत पर उसके प्रेमी अंशु को भी गिरफ्तार करती है और पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है जहां से इन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। सुनीता की एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर चला गया बल्कि उसके तमाम 5 बच्चे भी आज के डेट में अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं। ये अलग बात है कि फिलहाल इस वक्त बीरपाल के तमाम बच्चे जो उसके बड़े भाई कुंवरपाल के पास रह रहे हैं और कुंवरपाल उनकी बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और ख़ास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें।